कि मेरे पास बेनिफिट क्या हो जाएगा, जैसे नहीं पहले नीचे से नेविगेशन के लिए यूएल, एलआई और ए, तो अब मुझे ए लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधा क्या लिखेंगे, यूएल और एलआई को ही क्लिकेबल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, और इसके बाद अगर देखें तो उसके बाद आता है आपके पास पैरम्स वाली स्टोरी। ठीक, तो पैरम्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पैरम्स पढ़ने के लिए पहले ना हमें कुछ हुक्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, तो पैरम्स वाला जो टॉपिक है इसको भी सारी कॉपी के टॉप में लिख के छोड़ दो। कॉपी के टॉप में लिख दो यूज पैरम्स हुक और डैश के क्लिक करना रिएक्ट राउटर। ये राउटर का हुक है, करेंगे उसी के साथ में काम यूज पैरम के साथ, लेकिन अब हुक की कहानी जब हम पढ़ लेंगे तब उसको अगर इसके साथ अटैच करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। यूज पैरम्स का मतलब एक तरीके से आप ऐसे मान लो भी एज्यूम करने के लिए फंक्शन में प्रॉप्स लिख के पेज बनाया था, तो पेज 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 4 बार राउट पे कॉल किया था, हर बार प्रॉप्स के थ्रू वैल्यू चेंज कर रहे थे। तो ऐसे ही अगर मेरे पास एड्रेस बार में बार बार यूनिक वैल्यू आना शुरू हो जाए, ठीक, और यूनिक वैल्यू आने का मतलब आप ऐसे मान के चलो फेसबुक, जैसे फेसबुक में लॉगिन करते नहीं अपना ऊपर यूजर नेम आ जाता है, तो हर एक पर्सन का यूजर नेम कैसा होगा, अलग अलग। तो अब जैसे यूजर नेम आपके पास अलग अलग आया, तो अब जरूरी नहीं कि मैं हर एक का राउट्स भी लिखूं, तो मुझे राउट्स किसी का भी नहीं लिखना पड़ेगा, सिंगल राउट्स पे ही हम सारे डेटा को दिखा सकते हैं। ठीक, बट उसके लिए प्रॉपर एक एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो एक्सरसाइज अगर हम प्लॉट करना चाहें तो उसके लिए अगला जो टॉपिक अब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेगा आपके पास वो। ठीक, तो यहीं से अगर हम जाएं तो आपके पास ये हमने देखा इवेंट हैंडलिंग और रिएक्ट हुक दोनों एक साथ उठा के देखेंगे। ठीक, और अगर हुक्स की बात करें तो हुक्स का सिंपल सा फंडा है कि आपके पास बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉल बैक होता क्या है। ठीक, और कॉल बैक का मतलब होता है एरो फंक्शन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो भी हुक आपको मिलेगा वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले हुक्स जो हमारे पास नॉर्मल्स होते हैं हम उन सबकी डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे। नोट करो पूरी स्टोरी। यूज पैरम्स कॉपी के टॉप पे लिख के केवल छोड़ देना है ना, क्योंकि अभी अगर हम लगा भी ले तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, तो इससे अच्छा एक आध हुक पहले हम पढ़ लें और उसी के साथ में इसको यूटिलाइज करा देंगे, तो कॉपी के टॉप में लिखवाने का मतलब गायब ना हो, तो आपको याद है हाँ ये चीज यहाँ पे भी रह गई थी। ठीक है, और सर जी इसका पूरा डेफिनेशन लिखेंगे और ट्राई करेंगे ये कि जो भी इसका मीनिंग लिखा होगा वो समझेंगे पहले, ठीक, फिट हो या ना हो लेकिन समझने के लिए ट्राई जरूर करेंगे।
पूरी सारी लिखने हैं ऐसे नहीं, यूज नहीं, जो जितने ये डेफिनेशन वाले पार्ट दिख रहे हैं पूरे के पूरे पूरे यहाँ तक लिखने हैं, और जब इसका हुक पढ़ेंगे तो दोबारा फिर से डेफिनेशन लिखेंगे। याद करने की जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है वही रूल लगा के लेके चलेंगे। तो पहले एक बार में सारे लिखेंगे और यहाँ पे ये एज्यूम कर लो सारे बने बनाए फंक्शंस हैं। वैसे बोल दूं 2 डिजिट का ऐड करने का फंक्शन बना दो, सबट्रैक्ट करने का फंक्शन बना दो, तो ऐसे ही यहाँ फंक्शंस बने बनाए मिलते हैं हमें, फंक्शंस बने बनाए मिलते हैं। चौवन हो गया, 10 मिनट हो गया। कर चना केला
तक पहुंचे। यूज कॉल बैक हो गया, यूज मेमो भी हो गया, बस यही तक करना है, नीचे कुछ नहीं करना है। पता बड़े नीचे वाला लोड करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये सारे जो है वो आपके पास आ गए हुक्स वाली कहानी। ठीक, तो अब इसी स्टोरी के अकॉर्डिंग सबसे पॉइंट आउट हो गया। ठीक है, अगर टॉप पे चले जाए बस इतनी कहानी यहाँ पे समझे। मान के ये चलो कि पास क्या दो भी हमने काम किया फंक्शन। और अब अगर इसका ग्रेड अगर हम देखें तो भी आज के टाइम की बात नहीं करें, 5-6 साल पहले, तो 5 से 6 साल अगर पहले चले जाए तो रिएक्ट के अंदर में सीधा सा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि अगर आपको टेम्पलेटिंग करनी है तो फंक्शन कंपोनेंट लिखना है, और अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग टाइप का लॉजिक लिखना है तो उसके लिए फिर क्लास कंपोनेंट यूज करना है। ठीक है, तो क्लास कंपोनेंट का मतलब हो गया क्लास, कंस्ट्रक्टर, मेथड्स, ऑब्जेक्ट, स्टैटिक, जो चीजें हमने पढ़ी थी तो सारी चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ती थी। लेकिन उस दिक्कत ये आती थी कि जो बंदा डेवलपर होता उसको जिस वाले को सर्वर जाना होता है वही ज्यादा लॉजिक वाले के साइड जाता है। जो फ्रंट एंड वाले बंदे थे वो उसको अडॉप्ट करने में उनको ट्रबल हो रही थी। ठीक है, उनको फंक्शन ही हजम होने में दिक्कत हो रही थी, क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाली बात है उनको कहानी हजम हो। तो उसी टाइम पे देखे तो रिएक्ट ने क्या किया कि जो भी क्लास में कोड लिखा जाता है वही फंक्शन की फॉर्मेट को बोल दिया रिएक्ट। ठीक, रिएक्ट को अगर हम बात करें ये किस टाइम पे आपके पास डब्बा रखा ग्रुप पीते हैं ना, इसमें रखते हैं। नहीं तब भाई करने पे भाई अगर देखें तो इसका वर्जन यहाँ पे 16.8 तो 16.8 वर्जन के बाद में बुक्स की स्टार्टिंग हुई थी। हाँ यार, ठीक है, और अब अगर देखें तो आज की डेट में अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मेरे को oops में ही कोड लिखना है तो वो क्लास कंपोनेंट का यूज करेगा। और अगर उसको लगता है कि मेरे को ये कहानी समझ में नहीं आती तो वो काम फंक्शन कंपोनेंट के थ्रू कर सकता है। ठीक है, और दोनों में अगर हम बात करें तो क्लास कंपोनेंट में अगर कोड लिखते हैं तो सिक्योर तो है ही, ठीक, वही सेम सिक्योरिटी और सेम वही डिग्निटी आपको यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट के अंदर में भी मिल जाती है। तो इसमें से अगर हम हुक उठाएं तो हुक में पहला हुक हमारे पास आता है यूज स्टेट। ठीक, तो कॉपी पे उठाओ फिर से और एक सेपरेट पेज निकाल दो, एक पेज में एक हुक लिखेंगे पूरा, तो पेज की सेविंग नहीं करेंगे, 6 हुक पढ़ने 6 से 7 पेज है बस खाली। ठीक, तो कॉपी में हेडिंग डाल दो यूज स्टेट। ये ऊपर से लिया झाड़ू भी ठीक नहीं। अरे यार तुम आते नहीं इसलिए लेकर आए, मुझे पता झाड़ू ठीक नहीं है, तुम आते नहीं दोबारा, तुम डेली कह रहे हो आ रहा हूँ यूज भाग जाते हो। स्टेट, यूज स्टेट की अगर हम बात करें यूज स्टेट में देखो क्या ये डेफिनेशन आपने लिखा था वहां पे भी ये कुछ अलग है। देख रहे हो हैं सेम है यहाँ पे, अगर ये सेम है तो इसके नीचे क्या हम फिर से एक डेफिनेशन डेफिनेशन एक बार पढ़ने वाली काउंट बढ़ा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, काउंट वो बढ़ा रहा है। दूसरे रूम में जाते हैं allow you to add state to your function component और state के नीचे अंडरलाइन कर भैया मेरे तो टाइम ही नहीं मिलता कुछ भी करने का। मैं तो खुद कोशिश करता हूँ किसी का रूम गंदा ना वहाँ से निकाल लिया बेड के नीचे से हैं, उसे निकाल दिया।
इसमें पूरा ही कर दिए। पहले का ही डेफिनेशन लिखा, डेफिनेशन की अंडरलाइन करने शुरू कर दो, जहां जहां बताएं स्टेट के नीचे अंडरलाइन कर दो। ठीक, तो यहाँ पे रिटर्न एंड एरे के नीचे अंडरलाइन कर दो, रिटर्न एंड एरे के नीचे, यहाँ टू एलिमेंट्स नीचे अंडरलाइन कर दो। इसके नीचे गोदरेज के नीचे भी है, ठीक है। और अब इसके बाद सिंटैक्स इस रूम में सफाई की वजह से यार ये खतरनाक तगड़े तगड़े ऐसे लिया एक बार लिया ना पूरे पूरे निकाल के अच्छे से देखो यार। फिर ये सारे बाहर निकाल के तब ले आते हैं, अच्छे से लाना है ना। आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ यार ऑनलाइन है तो कोडिंग वाली नहीं हो रही, मैं तो कोडिंग करता भी बाद में करूँगा, ये रिकॉर्डिंग दोबारा देख लूँगा। बैठ गई इसलिए कि तुम्हारा हाँ यार बहुत खराब गोदरेज नीचे से गिरी कॉम्प्यूटर लगाते इस वजह से गोदरेज अलमारी नीचे। ठीक है, तो अब यहीं से बाहर आ जाए और जितने ये खाए इसी के अकॉर्डिंग एक स्टोर जनरेट कर लो। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहला जो अंडरलाइन आपने लगाया है वो लगाया था स्टेट के ऊपर। ठीक, तो स्टेट का मतलब क्या हो सकता है? पता नहीं कितने दिन से नहीं हुई, दीपावली से तो हुई नहीं, दीपावली से पहला लगाऊंगा तो ये से स्टेट के अंदर चेंज करना कंडीशन नहीं बोल सकता है। ठीक, अगर आपके पास में या कोई भी वैल्यू एक आपने कहीं रखी है और वो वैल्यू डे बाय डे या टाइम बाय टाइम चेंज हो रही हो तो उसको हम बोल सकते हैं स्टेट। एग्जांपल अगर लेना चाहें तो फेसबुक का पोस्ट, तो आपने फेसबुक में कोई एक पोस्ट डाला और पोस्ट में लोग लाइक करते हैं, तो जो लाइक का वैल्यू है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो जो वो वैल्यू बढ़ रही है, तो जहां चेंज की बात दिखाई पड़े उसको हम बोलते हैं स्टेट। एग्जाम्पल के तौर पे हमने जावास्क्रिप्ट में काम किया था कुछ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के ऊपर, और जहाँ पे यूज किया था ऑन क्लिक। तो जैसे ही हम क्लिक करते थे तो वैल्यू चेंज हो जाती थी, तो जैसे हेडिंग की वैल्यू चेंज करी थी, इमेज की वैल्यू चेंज करी थी, और सीएसएस में जो कलर्स प्रॉपर्टी थी वो हमने अपडेट करी हुई थी। ठीक है, तो जहाँ पे कोई चेंज करने की बात आएगी वहां पे यूज स्टेट का यूज होगा। ठीक, तो चेंज करने के ऊपर अगर हम लेके जाए यहाँ पे अपने फोल्डर में जाते हैं और एक नया प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका नाम यहाँ पे रख लेते हैं, जाके npx से सेटअप ही कर लेते हैं पहले अपना npm create void @latest। ठीक, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे लिखा है अभी अपने लिए हुक मास्टर। ठीक है, क्रिएट जावास्क्रिप्ट के साथ में cd स्पेस आपका हुक मास्टर और npm i इस वाले में गिटहब कराया अभी नहीं कराया। ठीक है, तो यहाँ पे गए तो इतना हमने ये एक्सेस किया और नया एक प्रोजेक्ट की पूरा का पूरा सेटअप कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे देखे तो मेरे पास नहीं क्या कि टेम्पलेटिंग वगैरह मेरे को कुछ नहीं बनानी। ठीक, मेरे को क्या करना है, अब छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाने शुरू करने हैं। तो उन्हीं छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हम बनाना शुरू करें तो एसआरसी वाले फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पे जाके एक नया फोल्डर बनाते हैं और जिसका नाम बोलेंगे हुक 1। जितने हुक हैं सबको अलग अलग फोल्डर्स में डालते जाएंगे। पहले वाले में क्या आगे एक्सटेंड होना चाहिए वो अगले में मिलेगा। तो सीक्वेंस में पहले पूरा का पूरा डेटा प्रिपेयर करेंगे और फिर अगर लगे कि हाँ इन दोनों को मर्ज करके एक प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोजेक्ट बनाते चले जाएंगे।
पहला हमने क्या यहाँ पे आगे वन नाम का एक फोल्डर बनाया और एक फाइल बनाई, इसका नाम लिख दिया हमने काउंटर डॉट JSX। आगे देखिए तो ऐप डॉट JSX हमें एक्सेस करना पड़ेगा, तो हमने ऐप डॉट JSX ओपन किया और रिटर्न के बीच का पूरा डेटा क्लीन कर लिया। यहाँ से सारी का हटा रहे हैं और अगर देखो तो बाय डिफॉल्ट ये यूज डेटा सिंटैक्स है जो कि डिफॉल्ट में क्या आता है। इसका मतलब ये कुछ ऐसी चीज होगी जो हर एक प्रोजेक्ट में यूज होगी आपके पास। ठीक, तो हमने क्या किया फिलहाल में ऐप को पूरे को यहाँ पे कर दिया क्लीन, और क्लीन करने के बाद काउंटर में जाके RFCE लगा के एंटर किया और बन गया पूरा का पूरा एक पैटर्न। ठीक, अब अगर इस पैटर्न में जाए तो छोटे छोटे पहले इंस्टेंस आपने कंफर्म करना है। मान लो इसी नीचे हम यहाँ पे आए और हमने लगाया एक H1 और H1 में और इस डेटा को ऐप के ऊपर कॉल कर लिया काउंटर कि मैं अभी कंफर्म है कि इसके अंदर में कुछ डेटा पास नहीं करना, ये पूरा का पूरा मॉड्यूल ही सेपरेट है, तो बाहर से कोई एक्टिविटी करनी नहीं है, तो प्रॉपर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं करेंगे, सेल्फ क्लोजिंग पे कर देंगे। तो हमने यहाँ से इसको रैप किया और रन की करा लेते हैं। नीचे आए npm run और टैप, छोटा सा इंस्टेंस और रख लेते हैं, यहाँ से इसका CSS और डिलीट कर लेते हैं, तो आ गया ये। ठीक है, तो अब हम ये चाहते हैं कि मुझे हेलो के आगे ना ड्यूकैट लिखवाना है, और जो ड्यूकैट वाली वैल्यू है उसको वेरिएबल में होल्ड करके ट्रांसपोर्ट करना है, तो कर सकते हैं। मतलब वेरिएबल में लिखना है और फिर प्रिंट कराना है नीचे, और जो सोचेंगे वो कंपोनेंट के अंदर से सोचेंगे, बाहर से सोचेंगे ही नहीं। तो बाहर से प्रॉप्स वाली कहानी बनती है, वो हमने भी चाहिए ही नहीं। हम जो सोचेंगे वो फंक्शन के अंदर से ही। तो हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है, ड्यूकैट मैसेज करा रहे हैं, तो ये प्रिंट आउट कराने के लिए हम क्या करते हैं, टॉप में यहाँ जाते हैं और बना लेते हैं एक वेरिएबल, तो बोल देते हैं लेट डेटा इज इक्वल टू, और वैल्यू डबल कर लेते हैं ड्यूकैट, और नीचे जहां कहीं प्रिंट कराना होता तो कर्ली लगाते हैं और डेटा लिख देते हैं। ये चीज कंफर्म है। फिर हम ये चाहते हैं कि मान लो मेरे पास अगर ये डेटा यहाँ पे आ ही चुका है, तो मैं इसके नीचे बनाना चाह रहा हूँ बटन। ठीक, और बटन के खाली की समझे, तो बटन में खाली हमें इतना टास्क करने के लिए कोई बंदा ये बोल दे कि बटन पे क्लिक करो और अलर्ट में डेटा दिखाई पड़ जाए। ठीक, तो हमने पढ़ा था विंडो डॉट अलर्ट, तो अभी हम चाहते हैं कि एक बटन मेरे पास होना चाहिए, तो बटन हम रखते हैं, जैसे यहाँ बटन में बोल दिया क्लिक मी, बाहर जाके चेक कर ले। और रिक्वायरमेंट क्या बोला गया कि पहले हमने बोला डेटा प्रिंट कराना, दूसरा बोल रहे हैं इवेंट को टारगेट करना। तो अब जब हम यहाँ पे बटन पे यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम जैसे ही क्लिक करें तो मेरे को अलर्ट में एक मैसेज दिखाई पड़ जाए, और जावास्क्रिप्ट में इसका कोड हम लिख चुके हैं, तो बताओ वही कोड यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बटन पे क्लिक करें कैसे किया, ऑन क्लिक, पूरा बोलो, इज इक्वल टू डबल कोट्स और अलर्ट, और अलर्ट के अंदर में हेलो, अकॉर्डिंग टू जावास्क्रिप्ट। अगर हम क्या करें कि मान लो भी ये कोड यहाँ लगाएंगे तो भी चलने वाला ही नहीं है, हमने क्या किया, ये कोड कॉपी किया और अभी टेस्टिंग के नाम पे हमने इसको कस्टम पे लेके चले गए। तो टेस्ट नाम का हमने एक फोल्डर बनाया हुआ था अपने लिए, यहाँ गए जी, एक फाइल बनाया, नाम लिख दिया कि मान लो लाइक .html, एक बॉयलरप्लेट बनाया,
ये कोड रख दिया, फाइल रन करा लें, रिएक्ट पे नहीं चला रहे, कस्टम एचटीएमएल सीएसएस पे चला रहे हैं, क्लिक करें तो चल रहा है। नोट कर दो ये स्टेटमेंट अपने पास कॉपी पे, उसी यूज स्टेट के बाद जहां आपने सिंटैक्स लिखा है वहीं पे ये लाइन लिख दो, ना ऐसे नहीं चलेगा। अभी जो जावास्क्रिप्ट में जो लिखते हैं उसका रिएक्ट की कन्वर्जन में क्या डिफरेंस आएगा वो फिर करना है अपने पास। नोट कर दो ये वाला लाइन पहले, पूरा बटन। नहीं, अब यही चीज समझो, HTML जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में ही चलता है, लेकिन अब अगर समझो यही कोड अगर मैंने रिएक्ट लिखा तो चलेगा। अगर आपका दिमाग कह रहा है नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा? चला के देख लें एक बार। मान लो हमने यही कोड यहाँ अप्लाई किया और रिएक्ट वाली सीट पे जाके इसको एक बार ला के देखा, तो काम ही नहीं करेगा। ठीक, रीजन समझते हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे स्टोरी क्या है कि जब HTML में जाके लिखा जाता है तो HTML के एनवायरनमेंट में हमने जो इंजेक्ट किया वो तो सारी कहानी ठीक थी, लेकिन जब यही HTML जैसा दिखने वाला कंटेंट हमने रिएक्ट में लिखा है तो क्या ये HTML है क्या? JSX है, और JSX में अगर जाए तो सारी चीजें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रखी जाती हैं। ठीक, तो अगर मैंने क्या है कि ये कोड अगर रिएक्ट के साथ लिखा तो चेंज बाई चेंज नहीं चले जाता है। पहला चेंज क्या होगा कि जो हमने ऑन क्लिक अभी तक लिख के आए थे तो ऑन क्लिक में सी को कैल नहीं करते थे, लेकिन अब अगर रिएक्ट में आपने ऑन क्लिक अगर लिखना है या फिर ऐसे मान लो रिएक्ट में दो कीवर्ड्स की प्रॉपर्टी अगर आप लिखी तो कैमल केस ही अडॉप्ट किया जाएगा हमेशा। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहला स्टेप ये होगा जो ऑन क्लिक में सी है वो कैपिटल लिखना पड़ेगा। ठीक, फिर से अप्लाई करके अगर देखें कोई इंस्टेंस नहीं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें और कंसोल खोलें और कंसोल पे एरर क्या है पूरा एरर, वार्निंग एक्सपेक्टेड ऑनलाइन ऑन लिसनर टू बी ए फंक्शन इनसाइड गॉट ए वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। लेकिन ऑन क्लिक के बाद सीधा क्या लिखा है, डबल कोटेशन।
गया ठीक है, इसी बंद कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो आपके पास एरर क्या समझ में आ रहा है। लिसनिंग टू अ फंक्शन और वैल्यू किसकी फॉर्मेट में, स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो अब अगर देखें तो यहाँ पे कुछ गलत तो लिखा ही नहीं हमने। डबल कोटेशन अगर लिखा तो डबल कोटेशन का मतलब हमेशा क्या बनता है, स्ट्रिंग। और रिएक्ट के अंदर में अगर कोई चीज मेरे को स्ट्रिंग से हट के अगर लिखनी पड़े तो वो होगा वेरिएबल। तो वेरिएबल लिखने का तरीका क्या था, कर्ली, और कर्ली के अंदर सीधा वेरिएबल का नाम, और चाहो तो जहां वेरिएबल लिखा है उसी जगह पे फंक्शन आ सकता है। तो अब यहाँ पे समझो कि जहां पे भी हमने क्या यूज किया, डबल कोटेशन यूज किया, इस डबल कोटेशन की जगह मेरे को कर्ली लगाना पड़ेगा। ठीक, और अब अगर इसको फिर अप्लाई करके देखें, बाहर गए तो देखो आ रहा है, लेकिन क्लिक तो किया ही नहीं आया। क्लिक तो हमने किया ही नहीं, जबकि दे रखा था किस पे, ऑन क्लिक पे। तो आते ही अपने पास क्या हुआ, जैसे ही स्क्रीन पे पहुंचे वो चली गया सीधा। अभी अगर इसको अगर एक बार ओके करें, ओके करने के बाद देखो क्या एक बार और आएगा, और अब फिर से रीहिट करके देख ले तो जैसे ही पेज लोड हो रहा है तुरंत के तुरंत अलर्ट चल रहा है। लेकिन हम कोड किसके लिए लिख के आए थे कि जब क्लिक करें तो अलर्ट बाहर आए। फिर उसके बाद अगले पोर्शन में आए, तो अब जो हमने इस टाइप की कोई चीज अपने पास लिखी तो इनमें एक चीज अपने पास हमेशा दिमाग में रखना कि पहले का जो तरीका था उसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर में हम एचटीएमएल के अंडर में हम जावास्क्रिप्ट लिखते थे। तो पुराने वाले एक्सपीरियंस को हम पूरा अगर यहाँ यूटिलाइज करना चाहें पहले हमें था एचटीएमएल का एनवायरनमेंट, और एचटीएमएल के अंदर में हम बनाते थे जावास्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट। लेकिन जब रिएक्ट के साथ हम डील करने गए तो पहला एनवायरनमेंट ही मिलता है यहाँ जावास्क्रिप्ट का, और जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल जैसा दिखने वाला कंटेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं एचटीएमएल। और फिर उसी एचटीएमएल के अंदर में फिर से हमें लिखना पड़ता है क्या, जावास्क्रिप्ट। तो ये दोनों डब्बे यहीं प्लॉट कर दो ऐसे ही। पहला अगर देखें तो ये आपके पास हो गया फ्रंट एंड बंदे के अकॉर्डिंग। तो पहला एनवायरनमेंट रहेगा एचटीएमएल का, दूसरा एनवायरनमेंट रहेगा जेएस का अकॉर्डिंग टू नॉर्मल डेवलपर। रिएक्ट डेवलपर के अकॉर्डिंग पहला एनवायरनमेंट जेएस, दूसरा एनवायरनमेंट एचटीएमएल जैसा दिखने वाला कंटेंट, और फिर इसके अंडर में फिर से जावास्क्रिप्ट। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी चीज हम लिख रहे हैं वो दो बार दिखाई पड़ रही है। नोट कर लो ये दोनों ही ग्राफ, छोटे छोटे बॉक्सेस की फॉर्म में प्लॉट कर दो बस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सेकंड अपडेट पे आ जाओ। सारा स्टेटमेंट लिखना है आपको साथ के साथ। तो अब जब यहाँ पे गए तो हमने क्या लिखा, अलर्ट, अलर्ट के अंदर हेलो। अगर ये पैटर्न लिखा तो दिक्कत ये कि कोड दो बार चलेगा, क्योंकि अब आपके पास क्या होगी, जैसा रिएक्ट का ऐप चला पहले तो वो चलाएगा, फिर जेएसएक्स, और जेएसएक्स के बाद फिर उसके बाद अगेन जावास्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट। तो अगर इवेंट वगैरह लिखा तो दो बार यहाँ बाय डिफॉल्ट चलता ही रहता है। और अब अगर आप चाहते हो प्रॉपर अगर टारगेट करना चाहते हैं तो उस चीज के लिए कॉल बैक की शुरुआत हो जाती है। तो अगर रिएक्ट में भी ये स्टेटमेंट लिखना हुआ तो ज्यादातर देखिए तो जब बंदा फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करेगा तो यही लिखेगा, ठीक। लेकिन जब इसके सेकंड वर्जन में अगर आप मूव करके देखोगे प्रॉपर अगर आपको चलाना है तो ये बोलते हैं कि कभी भी अगर आपने ऑन क्लिक वगैरह लिखा तो ऑन क्लिक
लिखेंगे तो आपको कॉल बैक डालना होगा, और कॉल बैक का मतलब एरो फंक्शन, फंक्शन ऐसा जिसका कोई नाम ना हो और इक्वल टू ग्रेटर देन के साथ रिटर्न में डेटा भेजे। तो क्या करेंगे, इसी अलर्ट से पहले हम लिखेंगे कॉल बैक और इक्वल टू ग्रेटर देन का सिंबल लगाना पड़ेगा। और अब अगर इसको हम चलाएंगे तो ये प्रॉपर काम करेगा। ये पुराना वाला ही चल रहा है, देखो अपने आप तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और क्लिक करेंगे तो क्लियर। तो अब कंप्लीट स्टेटमेंट नोट करो, ये ओनली तो ऊपर वाला भी दो और नीचे वाला भी दो, जहां कॉल बैक लगा रखा है उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, कैलकुलेटर, ऐड टू कार्ट, लॉग इन, रजिस्टर, हर जगह बटन मिलेगा, जहां जहां लिखने का तरीका ही है, एडिट करना है, व्यू करना है, रीड करना है। ठीक है, और इस मेथड को यहाँ पे लिख दो इनलाइन, अपने बनने के लिए फिलहाल में। ठीक है, इनलाइन का मतलब क्या होता है, सीएसएस से अगर मैच करें तो अगर टैग के अंडर में ही लिख दिया तो बोल देते हैं इनलाइन। ठीक है, अगर कोई बंदा ये बोलता है कि मेरे को यही फंक्शनैलिटी चाहिए लेकिन इनलाइन नहीं लिखना है, इसको आपने बाहर जाके डिजाइन करना पड़ेगा। तो अगर बाहर इसी चीज को डिजाइन करना पड़े तो उसके लिए हमने क्या किया, एक बटन अपने पास और बना लिया यहीं पे, और इस बटन में जाके जहां भी ये डेटा लिखा था ये पूरा का पूरा हटा दिया। ठीक, तो अभी अगर ऑन टिल हमने कभी भी लिखा तो नंबर 1 ऑन टिल में कैपिटल होगा, और इक्वल टू के बाद कभी भी डबल कोट्स नहीं आएंगे, सीधा कर्ली आएगा। ठीक, अब जैसे यहाँ कर्ली लगाया तो हमने यहाँ क्या लिखा, एरो फंक्शन के अंदर ये अलर्ट की कहानी लिखी थी। अब अगर हम चाहें तो यही सेम चीज वेरिएबल के अंदर में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा ये डेटा हमने यहाँ पे ना लिख, ऊपर डिजाइन किया, बोला जाके यहाँ पे उसका नाम कॉस्ट क्लिक नाम रखा है, केवल इज इक्वल टू वेरिएबल है, डबल कोटेशन के अंदर बोल जैसे कि हेलो, तो स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा स्टोर करके रख रहा है। और अगर हम यहाँ पे ये स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा ना रखें, इसकी जगह सीधा एरो फंक्शन डाल दें, है कोई समस्या? और इसी एरो फंक्शन के आगे हम जाके लगा दें एक कर्ली, और कर्ली के अंदर जाके लिखते हैं अलर्ट, और अलर्ट में डाल दें डेटा, तो बोलते हैं दिस इज न्यू मेथड। क्लिक लिखा ना, यहाँ पे केवल क्लिक को लिखे, और कहानी दोनों की सेम है, बस यहाँ इनलाइन हमने लिखा, यहाँ पे क्या कर दिया, वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर कॉल बैक डाला, और कॉल बैक के अंदर में अलर्ट डाल दिया। टेस्ट आउट करके अगर देख लें इसको तो मेथड ये लिखो पहले ऊपर, और फिर ये वाला बटन लिख दो।
इसी में आता है अगले इंस्टेंस में। तो हमने ये और ये वाला पोर्शन लिखा, तो इसी में अगला इंस्टेंस और ऐड करके चेक कर लेते हैं कि मान लो मैं चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे केवल हेलो लिखा है यहाँ पे और ये वेरिएबल है नहीं, और रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी जनरेट हुई कि नीचे ना एक बटन बना हुआ रखा था, और अगर मैं बटन पे क्लिक करूं तो जहां पे अभी ये हेलो लिखा हुआ है इसकी जगह पे बाय लिख के आ रहा है। बताओ जी कैसे करें? जावास्क्रिप्ट में ये काम हम कर चुके हैं। दोबारा बताने का मतलब हम यहाँ आ गए और लिखने की ये कैसे जावास्क्रिप्ट के स्टाइल में मैं लिख दूंगा, रिएक्ट के स्टाइल में आपने सोचना है। ठीक है, अगर आ जाता है दिमाग में तो अच्छी बात है, नहीं आता है लिखना तो हमने वैसे ही है। तो अभी हमने क्या बोला, यहाँ हेलो लिखा हुआ है और नीचे एक बटन है, एक बटन पे हमने कुछ भी लिख दिया, ए लिख के ऐसे ही छोड़ दिया, और ये बोला गया कि अगर मैं बटन पे क्लिक करूं तो हेलो की जगह पे बाय आ जाए। और अगर जावास्क्रिप्ट में ये काम करते तो यहाँ लगाते एक आईडी का नाम लिख देते, मान लो डेटा, और फिर जहां बटन होता तो बटन पे जाके लिखते ऑन क्लिक। जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं तो सी छोटा लिख सकते हैं, और अगर कैपिटल करना तो कैपिटल भी लिख सकते हैं। और फिर क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का नाम डेटा डॉट html इज इक्वल टू वैल्यू डाल देते बाय। चेक करके देख लें एक बार। ये कोड अप्लाई करना है मेरे को कहाँ पे, रिएक्ट साथ में। सोचो जरा, ये कोड रिएक्ट में अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करें? सर कॉल बैक लगा के करेंगे। जैसे आप बताओ डेटा, और अभी भी परफेक्ट नहीं है, इसके बाद वाला जो सेगमेंट लिखेंगे वो परफेक्ट होगा। तो ये रहा H1 और ये रहा बटन, क्लिक करके इसका वैल्यू अपडेट करना है। अभी हुक लगा ही नहीं रहे हम, हुक खाली हमने पढ़ लिया, हुक के पहले वाली कहानी समझ ले कि जब हुक लिखे तो कंफ्यूज करना है कि जावास्क्रिप्ट में वैसे लिखे थे, यहाँ ऐसा क्यों लिखे। पहले जब हम जावास्क्रिप्ट में ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है। घर में रहना हाफ पैंट टी शर्ट में पूरे दिन पढ़े रहो, फिर पार्टी में आना है हाफ पैंट और टी शर्ट पहने नहीं जाता है, तो कुछ वही कहानी। तो सोचो जरा यहाँ पे ये चीज कैसे लिखे। अगर जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सोचें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आईडी इज इक्वल टू आईडी नाम लिख के डेटा, फिर बटन के पास चले ऑन और क्लिक, फिर सीधा सीधा अगर ऑन क्लिक लिखा तो या तो कॉल बैक डालो या तो वेरिएबल लिख के ऊपर कॉल बैक डालो, फिर कॉल बैक डाले तो काम ही नहीं होता। अब बताओ यहाँ पे अगला स्टेटमेंट क्या लिखा आपके अकॉर्डिंग उसी करता हूँ। बताओ सर जी, बनवा लो ऊपर
प्रॉपर वेरिएबल बनाया तो यहाँ डालना भी पड़ेगा। तो नाम इसका क्या हमने हैंडल, इस हैंडल नाम के वेरिएबल को कॉपी कर लें, ऊपर डिफाइन करें तो लिखते हैं जाके कॉन्स्ट हैंडल इज इक्वल टू एरो फंक्शन रिटर्न कर्ली के साथ इसको और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के अंदर में क्या नाम रखा था और डॉट हियर एचटीएमएल इज इक्वल टू और बाय चला ले। कौन सा था, चेंज डेटा क्लिक करें, क्लियर है। लेकिन अब अगर समझे तो जो कोड हमने यहाँ पे ये वाला लिखा, क्या इसी कोड को हम फंक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं क्या? अभी जो स्टेटमेंट हमने कहाँ लिखा है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट कहाँ लिखते हैं फंक्शन के अंदर में, और जब फंक्शन के अंदर में लिखेंगे तो क्या करने का, एज ए मतलब पैरामीटर के थ्रू वैल्यू पास करनी पड़ेगी। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, वैल्यू को दे रहा है या ले रहा है, दे रहा है। और अगर वैल्यू लेने या देने की बात करें तो क्या उसके लिए गेटर और सेटर नाम का कोई कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था? अगर ओप्स के अकॉर्डिंग देखें तो अगर मेरे को डेटा सेट करना है या गेट करना है, और वो भी प्राइवेट टाइप की चीजें, क्योंकि अभी अगर देखें जो वैल्यू लिखी है वो कैसी है, थोड़ी प्राइवेट, तो इसके लिए प्रॉपर कोड हम लिखते हैं तो वो बनाते हैं गेटर और सेटर के साथ में, ठीक। लेकिन यहाँ रिएक्ट में ये कोड आप चलाना चाहते हो तो हम चला सकते हैं, लेकिन अगर ये कोड चलाने का प्रॉपर पैटर्न अगर हम यूज करना चाहें तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा यूज स्टेट, ठीक। और यूज स्टेट कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करा देता है। तो अगर यूज स्टेट डिफाइन है तो यूज स्टेट में ये चीज तो कंफर्म है कि अगर चाहे मैं वेरिएबल बनाऊं और चाहे मेथड्स बनाऊं, वेरिएबल बनाऊं या फंक्शंस बनाऊं, लिखना कहाँ होगा, रिटर्न के ऊपर। और जो डेटा प्रिंट कराने वाला है वो हम लिखते हैं नीचे की साइड में। तो हमने कहा जी मान लो मेरे को इसका डेटा प्रिंट कराना है तो हम गए टॉप पे, डेटा बनाना है, डेटा के साथ वेरिएबल बनाना है और उसके साथ में उसका एक मेथड भी बनाना है। और ये तीनों चीजें हम एक साथ बना सकते हैं यूज स्टेट के साथ। हमें करना होगा ये काम करने के लिए प्रॉपर तरीके से हम यहाँ लिखेंगे यूज स्टेट, हुक का नाम है। हुक का मतलब ये एक मेथड है, और किसका मेथड है, रिएक्ट ने ये बना बनाया हम दिया। तो अब होगा क्या कि जो यूज स्टेट है ये फंक्शन, ये मेथड, अगर ये मेथड है अपने अंदर आर्गुमेंट में कोई ना कोई वैल्यू और ये वैल्यू लेता है इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, जैसे अगर देखें तो स्टार्टिंग क्या है, तो अब ये वैल्यू यहाँ ना लिखे, सीधा हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, ठीक। और जो वैल्यू आप इसको होगे ये क्या करेगा, वो प्रोसेस करने के साथ रिटर्न में कुछ डेटा देगा। तो जो ये यूज स्टेट हुक है ये आपको रिटर्न में एक एरे आपको दे रहा है, और रिटर्न में एरे का मतलब ये हो गया कि हमने फंक्शंस पढ़ा था मल्टीपल रिटर्न वाला, फंक्शन के लास्ट में हमने पढ़ा था रिटर्न और मल्टीपल रिटर्न में फॉर्म में डेटा हम बाहर लेके आए हैं, ये सपोर्ट कर रहा है मल्टीपल रिटर्न को, और डेटा इसमें और रखे देगा एरे में। और जो भी ये एरे है इस एरे के अंदर दो लेवल होती है, पहला की वेरिएबल का नाम होता है, ठीक। तो पहला की देखें हमने उसका नाम यहाँ पे बोल दिया काउंट, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले लिखा था डेटा इज इक्वल टू हेलो, तो जो डेटा नाम का कंटेनर था अब वो यहाँ पे क्या है, और इसी के साथ में अगर देखिए फंक्शन में कन्वर्ट किया तो कोई ना कोई फंक्शन का नाम भी लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह पे सेटर बनाते हैं, और सेटर बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, और जो वेरिएबल का नेम होगा वही नेम हम इसके साथ में अटैच कर देते हैं। और हमें पता है रिएक्ट में हर एक चीज कैमल केस में लिखी जाती है,
तो यहाँ पे काउंट का सी जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा, काउंट। और बाहर अगर देखें तो लिखेंगे कॉन्स्ट, और अगर ये लिखा तो यूज स्टेट डिफाइन हो चुका है। ठीक, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दिन में हजम नहीं करवा रहे हैं, कम से कम 2 दिन में इसको हजम करवाता है। ठीक है, एक दिन में हजम करवाने का मतलब यूज स्टेट ही खत्म। अब 2 दिन में लेके गए तो फिर एग्जाम्पल बनने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक, तो सिंपल सा फंडा अगर रिकॉल करें तो यूज स्टेट क्या है, एक मेथड है। होल्ड क्या करेगा, इनिशियल वैल्यू। रिटर्न क्या करेगा, एरे। और एरे के अंदर 2 एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट वेरिएबल का नाम होगा और दूसरा एलिमेंट सेटर होगा। और कॉन्स्ट के साथ में इसको हमने यहाँ पे कर दिया डिजाइन। और अब हमने कहा कि मान लो यही चीज अगर चलानी होती, ये चीजें केवल कमेंट में लिख के डाल दो, अभी यहाँ पे चलाना नहीं है अभी फिलहाल में। हमें इसको फाइल आपको पूरी शेयर करेंगे, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप पे हमने क्या किया, हमने बोला बस इसकी जगह पे पहले ये काम सेटल किया, जहां डेटा दिखाना था अब उस डेटा की जगह पे ये सब आईडी वगैरह हटा दो और सीधा यहाँ लिखो कर ली, और वेरिएबल का नाम क्या डाल दो, काउंट। और अगर बेटर एग्जांपल अगर लेके चले तो एक काम कर लेता हूँ, काउंट की जो वैल्यू है ना वो 0 कर देता हूँ। तो लाइक डिसलाइक वाला भी पैटर्न बन जाएगा। तो हमने इसका वैल्यू कितना कर दिया, 0, और प्रिंट कहाँ करा दिया, H1 के अंडर में। देखो क्या मिल रहा है, ये और ये बोला गया कि भाई इसी के साथ में आप एक बटन बना दो। बटन में क्या बोला गया कि जैसे ही मैं क्लिक करूं तो वैल्यू +1 इंक्रीमेंट हो जाए। तो अगर मुझे वैल्यू +1 इंक्रीमेंट करनी है तो मतलब ऑप्शन बना किसका, लाइक का। अब अगर लाइक के लिए पैटर्न अगर लिखना पड़ा तो हम यहाँ लिखे ऑन क्लिक, वेरिएबल लिखते हैं और या सीधा सा कर्ली के अंदर में जाके जो फंक्शनैलिटी है वो हम लिखते हैं। और हमारे पास में जो भी इसका मेथड है वो बना रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बोला ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर में आई पता है इतना ही लिखना है, कॉल बैक डालना पड़ेगा। और कॉल बैक आने के साथ हमने सेट काउंट को लिया कॉल, और ये सेट काउंट नाम का जो मेथड है इसके अंदर अपना लॉजिक लिख के डाल सकते हैं। तो हम इसके अंदर में गए तो हमने बोल दिया वैल्यू में काउंट +1, और ये लाइक की फंक्शनैलिटी तैयार हो गई। चेक करके देख लेते हैं, 0। ठीक, और जो कहानी अभी यहाँ चला के देखी सेम यही प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में बना के ला। बताना आगे कल की एरे लगेगा कि लूप लगेगा कि कहाँ तक लूप लगेगा, ये समझाना है मेरे को। क्योंकि रिएक्ट में क्या हुआ, केवल 2 लाइन में ये चीज सॉल्व भी हो गई। अगर कोई बंदा बोले कि इसी का डिसलाइक बना के दो तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरी कहानी कॉपी करो और पेस्ट करो, जहां +1 लिखा है वहां लिख दो -1 और बोल दो डिसलाइक। और फेसबुक का तो पोस्ट का डेटा तो तैयार ही हो गया। उसके लिए कंडीशन लगा देंगे नीचे, अगर वैल्यू माइनस में जाए तो 0 पे रीसेट कर दो, इफ एंड एल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो लाइक अगर कन्वर्ट होगा तो लाइक कर सकते हैं, और डिसलाइक करना होगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। और कोड कितना बड़ा बचा, नोट करो सर, दिया इसकी फोटो क्लिक कर दो आप। नहीं, एक काम करो, फोटो भी क्लिक नहीं करो, ज्यादा टाइम हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये फाइल ही शेयर कर लेता हूँ पूरी काउंटर की। बाकी सर जी फ्री है, थोड़ा सा लेट हो गया आज।